हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ बाल गोविंद भगत का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण इनके जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाई और संघर्षों में बीते। केवल 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर सन 1920 में वे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गई। कई बार जेल भी गए। उनका सन 1968 में देहावसान हो गया। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में उपन्यास, चिता के फूल कहानी, अम्बपाली नाटक, माटी की मूर्तें रेखाचित्र, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत, जंजीरें और दीवारें संस्मरण आदि। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। अब है पाठ का परिचय। बाल गोविंद भगत रेखाचित्र है जिसके माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। कुछ ऐसे मानक होते हैं जिनको अपनाने से ग्रस्त व्यक्ति भी सन्यासी की श्रेणी में आ सकता है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। वह सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ हैं। यह पाठ उनकी सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है। इस रेखाचित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी भी देखने को मिलती है। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल ग्रस्त। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतों को मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, अपना स्वामी मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी भी दो टूक बात कहने पर संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को बड़ा आश्चर्य होने लगता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह ग्रस्त थे
लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब, अर्थात जो भी घर में फसल उगाई उसको तैयार किया, कबीरपंथी मठ में ले गए जो घर से 4 कोस दूर था, और वह सारा दरबार में भेंट स्वरूप रख दिया। और जाकर इसके बाद जो प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उससे अपनी गुजर बसर चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो आश्चर्यचकित था उनके मधुर गान पर, जो हमेशा ही सुनने को मिलता। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजी हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, सारा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, लोग रुपाई कर रहे हैं धान की। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। अर्थात कहने का सही है कि औरतें खेतों की मेड़ में बैठ करके नाश्ता कर रही हैं। सुबह का नाश्ते को कलेवा बोला जाता है। पूरा आकाश बादलों से घिरा है, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंगी की सी कर उठी। झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। अर्थात कहने का सही है, वहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति उनके संगीत से प्रभावित होने लगता है। भाद्र मास की वह अंधेरी आधी रात, अभी थोड़ी ही देर पहले ही मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। बादल की गरज और बिजली की तड़प में आपने भले कुछ न सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या मेढकों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंडी दिमक दिमक बह रही है और वे गा रहे हैं। गोदी में पीवा चमक उठे सकिया चीख उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समिति है, वह अकेली है। चमक उठती है, चीख उठती है उसी भरे बादलों वाले भाद्रपद महीने की आधी रात में। उनका यह गाना अंधेरे में अचानक ही कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसी ने चौंका देगा। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, सब तरफ शांति छाई हुई है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठ जाते। न जाने किस वक्त जाग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिड़े पर अपनी खंडी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, अर्थात आसमान में तारे अभी शेष थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था, अर्थात वह कोहरा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था, ढका हुआ। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंडी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंडी पर लगातार चल रही थी।
गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाती। उनके प्रेमी मंडली से दोहराती तिहराती, धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से, उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खरडी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके मन और तन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अकेला वही बेटा था, एकमात्र, कुछ सुस्त और बौंदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनके समझ में ऐसे आदमी पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी सास से उसकी शादी कराई। पतोहू बड़ी ही सुबह और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगवत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। अर्थात कहने का आशय है, बीमार था तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब मृत्यु हुई तो सबको खबर होगी। और लेखक को भी पता चला। हमने सुना, लेखक कहता है, बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया उत्सुकता से, और जो देखा तो उसे देख करके बहुत आश्चर्यचकित हुआ। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद वह गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, वीरनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाकर्म ने तूल नहीं किया। पतों से ही आग दिलाई गई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतों के भाई को बुलाकर उसके साथ भेज दिया और यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतों रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर कहीं चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, अर्थात उसको अपने भाई के साथ जाना पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उनकी आस्था उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते, जो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते पर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक जवानी वाली।
इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन मर छींचने लगे, अर्थात उनका शरीर कमज़ोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने के लिए मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, जिस दिन उनका अंतिम दिन था, अर्थात मृत्यु से पहले दिन, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रही और सिर्फ उनका पंजर पड़ा था, अर्थात उनकी मृत्यु हो चली थी, केवल शरीर वहाँ पर पड़ा था। ऐसे थे बाल गोविंद भगत। धन्यवाद।